अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आई एम समरा बतूल एंड इट्स BScs fourth semester and BSIT second semester class, and the subject name is linear algebra, and today's topic is linear transformation. लास्ट लेक्चर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन करवाई थी मैंने आपको। अब दोबारा इसको रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आएंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन इसकी ये है, लेट u and v be two vector spaces over the same field f and let t is a function from u to v be a function, then t is called a linear transformation if the following conditions are satisfied. और वो कंडीशंस क्या हैं? t of u1 plus u2 is equal to t of u1 plus t of u2 for all u1 u2 belongs to u, and the second condition is t of au is equal to a of tu. In other words, these conditions are called vector addition and scalar multiplication. So if a function from one vector space to another vector space satisfies the following conditions, namely vector addition and scalar multiplication, then this function is called linear transformation. एक चीज़ इसमें क्या है कि वेक्टर स्पेसेस आर ओवर द सेम फील्ड f, ये ज़रूरी है। और वो f जो है वो कोई भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन अगर वो ओवर सेम फील्ड f है और उनके दरमियान कोई फंक्शन है और वो फंक्शन जो है वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन यू सेड दैट दिस फंक्शन इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ही एक और डेफिनेशन थी नल स्पेस और कर्नल की, और वो क्या है? टी इफ़ टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u to v, then the subset of u consisting of all vectors that t maps onto zero vector of v is called the null space or kernel of t and is denoted by n of t in symbols. n of t is equal to u belongs to u, t of u is equal to 0. नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी u का ऐसा सबसेट है जिसके इमेज ज़ीरो हो, u के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जिसकी इमेज जो है वो ज़ीरो हो। अब ये जो ज़ीरो है ये v का ज़ीरो वेक्टर है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका ज़ीरो वेक्टर। As with function in general, the subset of v consisting of all functional values of t, ये दूसरी definition है। Values of t is called the range of t and is denoted by r of t. यानी r of t is a subset of v, और इसमें कौन सी values आती हैं? All the values which are images of u। मतलब फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि u के हर एलिमेंट की इमेज जो है वो v के अंदर मौजूद हो, और v के वो एलिमेंट्स जो इमेजेस हैं उनका सेट जो कि v का सबसेट हो सकता है या होता है, उसे हम r ऑफ t या रेंज ऑफ t कहते हैं और r ऑफ t से डिनोट करते हैं। कैपिटल R और स्मॉल t भी डाल देते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि ये t की रेंज है। समटाइम्स ये जो रेंज है ये पूरे वी को कवर कर लेती है, यानी पूरे का पूरे वी का हर एलिमेंट जो है वो रेंज के अंदर होता है, समटाइम्स नहीं भी होता। तो रेंज ऑफ टी जो है सिंबल्स में आप इस तरह से लिख सकते हैं, रेंज ऑफ टी इज़ इक्वल टू वी बिलोंग्स टू वी, देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू यू विद टी ऑफ यू इज़ इक्वल टू वी। और इसके अलावा ये दो डेफिनेशंस आपको पता चलेगी, नल स्पेस क्या है, रेंज क्या है। अब एक रिज़ल्ट है कि दोनों जो स्पेसेस हैं n ऑफ t, क्योंकि वो u का सबसेट है तो वो एक सब स्पेस है u की, राइट। u भी एक वेक्टर स्पेस है और उसका सबसेट जो ये नल ऑफ t है ये भी एक सब स्पेस होगा, यानी ये खुद भी एक वेक्टर स्पेस होगा। और इसी तरह r ऑफ t जो है वो सब स्पेस होगी v की। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल है जी, लेट t from r square to r square be given t of x1 x2 is equal to minus x2 x1, that is t is a 90 degree counterclockwise rotation
of the points of the plane, then t is linear. अब t एक फंक्शन है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और आपको पता है कि आर स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। जब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करवाई थी और साथ उसके एग्जांपल्स करवाई थी, उसमें आपको बताया था आर स्क्वायर, R3, Rn, दीज आर वेक्टर स्पेसेस। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक फंक्शन है, उसको डिफ़ाइन कैसे किया गया है, आर स्क्वायर के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो x1 x2 का जो इमेज है वो क्या है, -x2 x1, ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपको गिवन होगा। आपने सिर्फ ये बताना है t इज़ लीनियर, यानी t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अब ये चेक करने के लिए कि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, पहले सबसे पहले आपने दो कंडीशंस चेक करनी है। डेफिनेशन ही ये थी कि एक तो वेक्टर स्पेसेस हों, दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान फंक्शन हो, और अगर वो ये दो कंडीशन यानी वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा t, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो चेक करने के लिए कि क्या ये उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, लेट x इज़ इक्वल टू x1 x2, y इज़ इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड ए बी बिलोंग्स टू f। दो कोई से भी पॉइंट ले लिए आर स्क्वायर के, और ए बी बिलोंग्स टू f हमने लिया। देन t a ऑफ x प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू t a x1 x2 प्लस b y1 y2 इज़ इक्वल टू t a x1 प्लस b y1 a x2 प्लस b y2, राइट। और फिर उसके बाद उस पर फंक्शन की जो डेफिनेशन जो गिवन था आपको, वो उसके थ्रू आप लिखेंगे -ax2 प्लस by2 ax1 प्लस by1। अब a कॉमन ले सकते हैं और ये आपका प्रूव हो गया। अब इसमें आपको दो कंडीशन अलग अलग सेटिस्फाई नहीं की इस क्वेश्चन में, आपने इकट्ठा एक ही चीज़ में आपके प्रूव कर दिया, वेक्टर एडिशन भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। आगे कुछ क्वेश्चंस में हम इसको अलग अलग भी प्रूव करेंगे, तो इट्स अप टू यू, आप इसको भी अलग अलग भी प्रूव कर सकते थे, आपकी दोनों कंडीशन प्रूव हो जाती, हेंस टी इन लीनियर, टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट टी from R to R2 be given by t x1 x2 is equal to x1 plus 1 and x2 plus 2, then t is not linear, या t is not a linear transformation। तो इसको शो करने के लिए अगेन आपने वो कंडीशन की हेल्प लेनी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो t जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इफ़ t वर लीनियर देन इट शुड मैप 0 0 belongs to R2 on to 0 0 belongs to R2, but t of 0 0 is equal to 1 2 does not belong to 0 0, thus t is not linear। नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग define linear transformation from R3 to R square। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये R3 से R स्क्वायर तक जो फंक्शन है, इसकी फील्ड R3 और R स्क्वायर की फील्ड क्या है? फील्ड इसकी रियल नंबर है R, राइट। R इज़ अ रियल नंबर और वो फील्ड है, और R3 और R स्क्वायर क्या है, ये वेक्टर स्पेसेस है, और R3 से R स्क्वायर पे फंक्शन आपको डिफ़ाइन करके दो यहाँ पर है, तीन एक्चुअली मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवाऊँगी जिसमें R3 से R स्क्वायर पे फंक्शन डिफ़ाइन किया गया है, आपको गिवन होगा। आपने सिर्फ ये चेक करके बताना है कि क्या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती है कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। जी, फर्स्ट आपका पार्ट है t ऑफ x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2 x1 माइनस x3। नाउ क्लियरली आप ये चेक करें कि जो R3 का पॉइंट है उसमें 3 ऑर्डर पे 3
ट्रिपलेट्स यानी ट्रिपल्स हैं, और जो उसकी इमेज है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। तो R3 से R² पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसका रूल है, ये फंक्शन है। और अब आपने चेक करना है कि इज़ इट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। तो चेक करने के लिए जी, लेट U1 इज़ इक्वल टू x1 x2 x3 एंड U2 इज़ इक्वल टू y1 y2 y3 बिलोंग्स टू R3। क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करती है? चेक करने के लिए कंसिडर T ऑफ U1 प्लस U2 इज़ इक्वल टू T ऑफ x1 x2 x3 प्लस y1 y2 y3। अब T के अंदर जो है R3 के दो एलिमेंट्स को सम किया गया है, और सम करने का क्या तरीका होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देते हैं। x1 प्लस y1 पहला कोऑर्डिनेट आ गया, x2 प्लस y2 दूसरा आ गया, x3 प्लस y3 तीसरा आ गया। अब जो गिवन आपको फंक्शन की डेफिनेशन थी उसको यूज़ करते हुए हम इसको इमेज इसकी फाइंड आउट करेंगे। इसकी इमेज क्या होगी? पहला माइनस दूसरा, यानी x1 प्लस y1 माइनस x2 प्लस y2। दूसरा एलिमेंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है? पहला माइनस तीसरा, यानी x1 प्लस y1 माइनस x3 माइनस y3। क्लियर? यानी ये जो आपको फंक्शन की डेफिनेशन डिफ़ाइन किया गया है, इसकी हेल्प से आपने इसको इस फॉर्म में कर लिया, पहला माइनस दूसरा और पहला माइनस तीसरा, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। x1 प्लस y1 लिख दिया, माइनस x2 माइनस y2 ब्रैकेट्स ओपन की, उसके बाद x1 माइनस x2, x टर्म्स को अलग इकट्ठा कर लिया, y टर्म्स को अलग इकट्ठा कर लिया। राइट नाउ इट कैन बी रिटन एज x1 माइनस x2 कोमा x1 माइनस x3 प्लस y1 माइनस y2 y1 माइनस y3। वेक्टर एडिशन जैसे पहले हमने ऐड किया, इस तरह हम अलग अलग भी उसको कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग किया। नाउ इट इज़ क्लियरली द इमेज ऑफ x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3, राइट। तो आपका ये प्रूव हो गया T ऑफ U1 प्लस U2 इज़ इक्वल टू T ऑफ U1 प्लस T ऑफ U2। एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए let A belongs to R and U1 is equal to x1 x2 x3 belongs to R3, यानी एक रियल फील्ड से बिलोंग करता हुआ आपने ले लिया एलिमेंट A, और एक आपने वेक्टर कंसिडर कर लिया R3 का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट T ऑफ A U1 इज़ इक्वल टू A T ऑफ U1, ये हमने प्रूव करना है। और इसके लिए कंसिडर करें नाउ T ऑफ A U1, A आ गया, U1 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। आप वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो हर एलिमेंट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने फंक्शन की डेफिनेशन जो रूल यहाँ गिवन था इस पार्ट में वो अप्लाई कर दिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ऑर्डर पेयर आ गया, उसमें से आपने A कॉमन ले लिया और फिर इसको क्लियरली ये A T ऑफ x1 x2 x3 बन गया। तो प्रूव हो गया कि T ऑफ A U1 इज़ इक्वल टू A T U1, हेंस T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन शायद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत आसान है। लेकिन डेफिनेशन किए बगैर आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की हमने डेफिनेशन की, अच्छी तरह से उसको याद किया कि उसकी एक्सिम्स क्या है, हमने क्या क्या प्रूव करना है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सारी एग्जाम्स चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, इनमें से आप वो 3 एग्जाम्स चेक करें या 2 एग्जाम्स चेक करें तो भी आपको पता चल जाता है कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो फिर आपने वो डिफरेंट एग्जांपल्स को चेक किया कि क्या वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। फिर उसके बाद सब स्पेस की जब बारी आई तो उसमें मैंने आपसे कहा कि वो एक अगर सब सेट है किसी वेक्टर स्पेस का तो उस पर वो एक कंडीशन अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि वो सब स्पेस है या नहीं। तो
इस तरह ये क्वेश्चन जो हैं वेक्टर स्पेस के, ऐसे अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे पता नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसमें चलता है। एक डेफिनेशन आई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर डेफिनेशन आई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डेफिनेशंस थोड़ी सी मुश्किल हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पेपर में नहीं आती, आ जाती हैं, क्योंकि जब वो शॉर्ट क्वेश्चंस बनाते हैं तो डेफिनेशंस आने के चांसेस हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका है वो डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए आपने डेफिनेशंस जो है वो अच्छी तरह से करनी है। अब इसका सेकंड पार्ट है, अगेन एक फंक्शन आपको गिवन होगा जी, अगेन एक फंक्शन आपको गिवन है और आपने ये बताना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। चेक, क्योंकि चेक करने को कहा गया, इसलिए इसका मतलब कि हो भी सकती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नहीं भी। तो ये जो नेक्स्ट फंक्शन है क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ये आपको गिवन होगा। देखिए सोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, उससे पहले जो आपको क्वेश्चन होगा वो गिवन होगा। टी ऑफ x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू x1 मॉडुलस x2 माइनस x3, ये रूल है। इस तरह से आपने कन्वर्ट करना है R3 के एलिमेंट्स को R2 में। नाउ यू हैव टू चेक दैट इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। फॉर दिस कंसिडर let u1 is equal to x1 x2 x3 and u2 is equal to y1 y2 y3 belongs to R3, then we prove t of u1 plus u2 is equal to t of u1 plus t of u2। अगर आपका कोई एक कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, आपने वहीं पे अपनी वर्किंग रोक देनी है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, और अगर हो जाती है फिर आपने नेक्स्ट चेक करनी है। ठीक है, तो u1 और u2 की जगह उसकी वैल्यूज़ डालें, ऐड करें, कोऑर्डिनेट्स लिखें और उसके बाद बाय डेफिनेशन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ले लें। जी, क्या थी इसका रूल, क्या था इसमें, सॉरी जी, रूल क्या था, x1 मॉडुलस आएगा और x2 माइनस x3 आएगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, लाइक यहाँ पर x1 प्लस y1 का मॉडुलस और इन दोनों का डिफरेंस x2 प्लस y2 माइनस x3 प्लस y3, राइट। अब मॉडुलस को एज इट इज़ लिख दिया और इसको आपने x2 प्लस y2 माइनस x3 माइनस y3 को अलग अलग करके लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय हम ऐसा करेंगे, टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2 निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सेम आ जाते हैं। अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सॉरी, नाउ कंसिडर टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2 इज़ इक्वल टू टी ऑफ x1 x2 x3 प्लस y1 y2 y3, और डेफिनेशन लगाई और ये इस तरह से लिख लिया। फिर ये प्लस का दरमियान में साइन है इसके, ठीक है, और दो एलिमेंट्स हैं R2 के, उनके दरमियान में प्लस है। आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को इकट्ठा करके लिख दिया। नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्लियरली इट शोज़ दैट दे आर नॉट इक्वल, राइट। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट भी करते तो भी आप के को याद होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने आपको रियल नंबर्स करवाए थे और मॉडुलस की डेफिनेशन भी करवाई थी और बताया था कि x1 प्लस y1 का मॉडुलस इज़ नॉट इक्वल टू x1 मॉडुलस प्लस y1 मॉडुलस, ठीक है। उसमें वो लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आता है, समटाइम्स इक्वल होता है, समटाइम्स नहीं भी होते। तो इसलिए वो डेफिनेशन अगर आप लोगों को नहीं भी याद तो ये आसान तरीका है कि आप दोनों को अलग अलग फाइंड आउट कर लें, और ये दोनों अलग अलग जो है मॉडुलस बराबर नहीं है। सो दैट इज़ वाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से कह देंगे हेंस टी इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट लीनियर. Again, t from R2 to R defined by t of x1 x2 is equal to x1 x2. अब R2 से R की तरफ फंक्शन है. पहला जो आपको क्वेश्चन करवाया वो फंक्शन था R3 से R3, फिर आपको क्वेश्चन करवाया R3 से R2 और अब R2 से R. मतलब फंक्शन आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, किसी भी दो वेक्टर स्पेस के दरमियान में हो सकती है. रूल आपको गिवन होगा, आपने सिर्फ चेक करना है कि क्या वो लीनियर है या नहीं है. और लीनियर चेक करने के लिए आपने क्या करना है, दो कंडीशंस हैं. एक है वेक्टर एडिशन और दूसरी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो आपने उन दोनों को चेक करना है. अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इट मीन्स वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज़ वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. अब इस क्वेश्चन में अगेन हम R2 के दो पॉइंट्स लेंगे, U1 U2, and we have to prove that t of U1 plus U2 is equal to t of U1 plus t of U2. एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि प्रूफ ना हो, तभी हम ये शो कर सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. तो इसके लिए आपने कंसिडर किया t of U1 प्लस U2, U1 और U2 की जगह उसकी वैल्यूज़ डाली, x1 x2 y1 y2, ऐड किया उन्हें, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 लिख दिया. और बाय रूल जो गिवन है यहाँ इस क्वेश्चन में वो क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होता है. इनकी इमेज इनकी प्रोडक्ट के इक्वल है. अब ये आपके पास आ गया x1 प्लस y1 x2 प्लस y2. अगेन आप कंसिडर करें t ऑफ U1 प्लस t ऑफ U2, और जब आपने इसकी इमेज निकाली तो ये आपके पास आ गया x1 x2 प्लस y1 y2 विच इज़ नॉट इक्वल टू x1 प्लस y1 इंटू x2 प्लस y2. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एक वो जो आएगा एलिमेंट, एक x1 x2 तो आ जाएगा, और जो दो और आएंगे x1 y2 और y1 x2, तो इसका मतलब ये 1 और 2 जो है वो सेम नहीं है. सो दैट इज़ वाई t ऑफ U1 प्लस U2 इज़ नॉट इक्वल टू t ऑफ U1 प्लस t ऑफ U2. हेंस t is not a linear transformation from R2 to R. राइट, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट v1 इज़ इक्वल टू 1 1 एंड v2 इज़ इक्वल टू 1 0 बी अ बेसिस ऑफ R स्क्वायर. फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t from R2 to R3 for which t of v1 is equal to 1 to 1 and t of v2 is equal to -1 0 2. सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे. क्वेश्चन में आपके पास क्या है, लेट v1 इज़ इक्वल टू 1 1 एंड v2 इज़ इक्वल टू 1 0 बी बेसिस ऑफ R स्क्वायर. यानी ये दो वेक्टर्स जो हैं ये R स्क्वायर के बेसिस हैं. बेसिस की अगर आपको याद हो डेफिनेशन, उसके लिए क्या होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं वेक्टर्स, और साथ एवरी एलिमेंट ऑफ R स्क्वायर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. बेसिस की यही डेफिनेशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ R स्क्वायर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 या v1 v2 स्पैन्स R2, ये भी आप कह सकते हैं. उसके बाद एक चीज़ तो ये बेसिस की आपको समझ आ गई कि R स्क्वायर का हर एलिमेंट v1 v2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है. उसके बाद अगला इसका ये है फाइंड अ फार्मूला फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. आपने फार्मूला फाइंड करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का. यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी t, ये आपको गिवन है. उसके लिए एक कंडीशन, एक्चुअली आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है. आप फार्मूले से कंफ्यूज ना हो. कंडीशन t फ्रॉम R to R3 फॉर विच t ऑफ v1 इज़ इक्वल टू 1 to 1 एंड t ऑफ v2 इज़ इक्वल टू -1 0 2. अब दो वेक्टर्स थे R स्क्वायर के और वो बेसिस भी हैं, और सिर्फ उन्हीं दो वेक्टर्स के इमेजेस आपको गिवन है. आपने वो फार्मूला फाइंड करना है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, जिसके तहत अगर जो हम फार्मूला यूज़ करें तो हमारा ये आंसर आए. तो सॉल्यूशन
शुरू करते हैं. लेट x इज इक्वल टू x1 x2 बी एनी वेक्टर इन आर स्क्वायर. कोई सा आर स्क्वायर का एलिमेंट ले लिया x, तो x क्योंकि आर स्क्वायर का एलिमेंट है x1 x2 होगा, और क्योंकि ये जो v1 और v2 हैं ये इसकी बेसिस है, तो देन x इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर. यही डेफिनेशन होती है ना बेसिस वेक्टर, बेसिस की. दैट इज़ फॉर a1 a2 बिलोंग्स टू r, x कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू x1 x2 इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2. ये बेसिस की डेफिनेशन है कि x कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2. अब v1 क्या था, क्वेश्चन में गिवन है 1 1, v2 क्या है 1 0. उसकी वैल्यूज़ डालें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास आ गया a1 प्लस a2 और a1, क्योंकि ज़ीरो ऐड किया तो a1 ही रह गया. अब कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर लें. x1 किसके इक्वल आ गया, a1 प्लस a2 के, यानी a2 इज़ इक्वल टू x1 माइनस a1, और x2 किसके इक्वल आ गया, a1 के. यानी अगर हम इसको देखें तो a1 इज़ इक्वल टू x2 एंड a2 इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2. ये स्केलर्स के लिए आपके पास a1 और a2 की वैल्यू आ गई. अब क्योंकि t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने उसका फार्मूला फाइंड आउट करना है. उसके लिए x इज़ इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2. x को तो ऐसे लिखा जा सकता है, तो a1 की जगह पर अब उसकी वैल्यू डालेंगे. a1 की वैल्यू क्या थी, x2, और a2 की वैल्यू क्या थी, x1 माइनस x2. राइट, ये आपने लिख ली. अब आपने इमेज लेनी है, दोनों साइड्स पे इमेज ले ली, यानी फंक्शन अप्लाई कर दिया t ऑफ x इज़ इक्वल टू t ऑफ x1 x2, और दूसरी साइड पे भी t ले लिया. अब t जो है यहाँ पर आपने x की जो वैल्यू थी x2 v1 प्लस x1 माइनस x2 v2, दोनों साइड पे आपने फंक्शन लिया. जब आपने फंक्शन लिया तो ये x2 क्योंकि एक फील्ड की वैल्यू है तो x2 बाहर आ जाएगा और t ऑफ v1 अंदर चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लस x1 माइनस x2 बाहर आ जाएगा और t ऑफ v2 आ जाएगा. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये वो यहाँ पर हुई है. x2 एक स्केलर क्वांटिटी है, v1 वेक्टर है, इसलिए यहाँ पर x2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर x1 माइनस x2 बाहर आ जाएगा. अब t ऑफ v1 क्वेश्चन में हमें गिवन है, किसके इक्वल है, 1 to 1 के, और t ऑफ v2 आप क्वेश्चन ऊपर से देख लीजिएगा, गिवन है हमें t ऑफ v2 माइनस 102 के. वैल्यूज़ डाली, सिंप्लीफाई किया, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अलग करके लिखा, क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स को अलग करके लिखा. दैट्स इट, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया. ये आपके पास रूल आ गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो यहाँ पर यूज़ हुई है. t ऑफ x1 x2 इज़ इक्वल टू 2x2 माइनस x1, 2x2 एंड 2x1 माइनस x2. R2 से R3 के दरमियान ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें v1 v2 की इमेजेस वो आएंगी. बस इतना ही आपका क्वेश्चन था. द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t. डेफिनेशन है एक आपके पास, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u to v इज़ कॉल्ड 1 to 1. अब फंक्शन है t u से v पर. फंक्शन मैंने अभी आज ही के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, जब फंक्शन आपको पढ़ाया था बताया था 1 to 1 फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन कैसा होता है, और जो फंक्शन 1 to 1 भी होता है ऑन टू भी होता है वो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते थे. या कुछ याद आया आप लोगों को? अच्छा, 1 to 1 में क्या था कि f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2. ये तभी होगा, दो नंबर्स की इमेज तभी बराबर होगी अगर वो एलिमेंट्स भी बराबर हों, यानी x1 इज़ इक्वल टू x2. राइट, और ऑन टू क्या था, जो पूरी की पूरी रेंज जो है वो पूरी आपकी कोड डोमेन को कवर कर लेती है, तो हम उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं. तो वही डेफिनेशन यहाँ पर भी यूज़ होगी, क्योंकि ये भी फंक्शन ही की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम है लेकिन है तो फंक्शन ही.
A linear transformation T from U to V is called 1 to 1 if and only if for all U1 U2 belongs to U. If U1 is not equal to U2, then T of U1 is not equal to T of U2. इक्विलेंटली अगर दोनों बराबर हैं तो उनकी इमेजेस भी बराबर होंगी, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होंगी. दैट्स इट. इसको क्या कहते हैं? 1 to 1. और ऑन टू कौन सा होता है? टी इज़ कॉल्ड एन ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ रेंज ऑफ टी इज़ इक्वल टू वी. राइट, जैसे फंक्शन में है वैसी ट्रांसफॉर्मेशन में है. 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है, ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है. अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू इज़ कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म और अननोन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं जो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो. और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? जो ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है और 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है. राइट, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज़ 1 to 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अब ये ज़ीरो का मतलब खाली नहीं है, ज़ीरो एलिमेंट. आइसोमॉर्फिज्म में या नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? सिर्फ एक u का ज़ीरो एलिमेंट ही v के ज़ीरो एलिमेंट पे मैप होता है, तभी वो 1 to 1 है. इसका मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज हो ही नहीं सकती, दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो ही नहीं सकती. तो इसका मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट जाके एक नंबर पे मैप ही नहीं हो सकते, सिर्फ ज़ीरो ने ही ज़ीरो पे जाके मैप होना है. राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये भी आपने याद रख लेना है. फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक फंक्शन है फ्रॉम यू टू वी दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान, और वो वेक्टर स्पेसेस सेम फील्ड की हैं. ऐसा फंक्शन है जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे. वो कंडीशन क्या है? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब आप डेफिनेशन जब लिखें तो आप ये इस तरह से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या मैथमेटिकली भी उसको शो कर सकते हैं. टी ऑफ U1 प्लस U2 इज़ इक्वल टू टी ऑफ U1 प्लस टी ऑफ U2, और टी ऑफ ए यू प्लस इज़ इक्वल टू ए टी ऑफ यू. तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और सर दोनों सूरतों में आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होगी. और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 to 1 कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? जिसके डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हों. ऑन टू कौन सी होती है? रेंज ऑफ टी इज़ इक्वल टू वी, यानी आपकी रेंज जो है वो आपकी कोड डोमेन को पूरी की पूरी कवर कर ली. और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें दोनों 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं या नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. और उसके अलावा जो इस तरह की आइसोमॉर्फिज्म या नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कर्नल ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है. राइट, एक क्वेश्चन है और उसके बाद आपका आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म. जी, ये लास्ट क्वेश्चन है. डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर 1 to 1. T from R to R3 defined by T of x1 x2 is equal to x1 plus x2 x1 minus x2 x1 plus 2x2. अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R3 की तरफ, यानी दो कोऑर्डिनेट से उठ के जाएगी 3 की तरफ. तो T from R to R3 डिफाइंड बाय, और इसकी रूल भी आपको गिवन है. T of x1 x2 किसके इक्वल आएगा? x1 प्लस x2 x1 माइनस x2, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? x1 प्लस 2x2. यू हैव टू चेक दैट वेदर इट इज़ 1 to 1 और नॉट 1 to 1 के लिए क्या है? सेम नंबर्स का सेम इमेज आएगा और डिफरेंट का डिफरेंट. इसको चेक करने के लिए दो एलिमेंट्स लें, x और y R2 के हैं. x इज़ इक्वल टू x1 x2, y इज़ इक्वल टू y1 y2. देन t ऑफ x इज़ इक्वल टू t ऑफ y. रूल जो है गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने ये t ऑफ x और t ऑफ y लिख दिया. नाउ सपोज t ऑफ x इज़ इक्वल टू t ऑफ y. अगर ऐसा है तो फिर x भी y के बराबर आना चाहिए. आता है या नहीं इसको चेक करते हैं. आपने सपोज़ किया t ऑफ x इज़ इक्वल टू t ऑफ y,
दोनों को इक्वल लिख दिया, उनकी वैल्यूज़ लिख दी। इक्वल R3 के दो एलिमेंट्स बराबर हैं, इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सेम होंगे, यानी x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2, सॉरी x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू y1 माइनस y2। और तीसरा क्या है, x1 प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू y1 प्लस 2y2। तीन इक्वेशंस आपके पास आ गई लीनियर, इनको सॉल्व कर लें और x1 और y1 को चेक कर लें। यानी आपने सॉल्व क्या करना है x1 और y1 के लिए। नाउ एडिंग 1 एंड 2, 2x1 इज़ इक्वल टू 2y1, यानी x1 इज़ इक्वल टू y1। ठीक हो गया, एक तो बराबर आ गए। अगर x2 भी y2 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये आपका 1 to 1 है। तो पुटिंग इन 1 वी गेट x2 इज़ इक्वल टू y1, हेंस x1 x2 इज़ इक्वल टू y1 y2 और x is equal to y, hence t of x is equal to t of y. This implies that x is equal to y, hence t is 1 to 1 transformation. राइट अब ये एक नीचे क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है सेम इन्हीं लाइंस पे जैसे ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उन्हीं लाइंस पे होगा, लेकिन आपने अपने हाथ से करना है। ये था आपका लेक्चर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, इसमें भी मैंने दोबारा से रिपीट कर दी। होपफुली आपको आसान लगा होगा आज का लेक्चर। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।